नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान जीके और पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है, जो कि आने वाली जो पशु परिचर की भर्ती है उसमें आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो बढ़ा देगा। तो पूरा पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो राजस्थान जीके का आज हमारा पहला प्रश्न है वो है, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भोगीलाल पांड्या। दोस्तों भोगीलाल पांड्या को और बागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो बागड़ क्षेत्र है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, उसमें जो उसकी आज़ादी और उसके एकीकरण के लिए सर्वाधिक जो प्रयास है इनके द्वारा किया गया था। इसीलिए भोगीलाल पांड्या को बागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसके गांधी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। दोस्तों 1800 ईस्वी में और जॉर्ज थॉमस द्वारा और सबसे पहले जो राजपुताना शब्द है उसका प्रयोग किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे। यानी कि दोस्तों जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है 26। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी, जो कि वर्तमान में और बढ़कर 50 हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1207 में किस कछवा शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है कोकिल देव। दोस्तों कोकिल देव जो कछवा शासक थे उसके उनके द्वारा और 1207 में मीणाओं को परास्त करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैन श्रेष्ठ धानक। दोस्तों जैन श्रेष्ठ धानक द्वारा और जो रणकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया गया। दोस्तों अगर हम रणकपुर के जैन मंदिरों की बात करें तो ये वर्तमान में और मठई नदी के किनारे और पाली जिले के अंदर स्थित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों जो मोटा राजा उदय सिंह थे उनको और 1572-73 में अकबर द्वारा और जो जोधपुर का जो शासन है वो सौंप दिया गया था। और दोस्तों जो मोटा राजा उदय सिंह है इन्होंने अपनी जो पुत्री का विवाह है वो अकबर के और बेटे के साथ किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 17 मार्च 1527 को खानवा भरतपुर युद्ध किन के मध्य हुआ था। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है महाराणा सांगा और बाबर। दोस्तों प्रसिद्ध खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में और मार्च 1527 के अंदर हुआ था। वहीं इस युद्ध में और जो महाराणा सांगा थे उनकी विजय हुई और बाबर की पराजय हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करने चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल के साथ जुड़ें। दोस्तों इस चैनल पर आपको और पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है अलवर। दोस्तों अलवर में और
18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों अगर हम मत्स्य संघ की बात करें तो इसमें 4 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिले शामिल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा करौली। दोस्तों करौली ने में सबसे पहले और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो नीति थी उसका शिकार होने वाली राजस्थान की पहली रियासत मानी जाती है। अगर दोस्तों हम संपूर्ण भारत की बात करें तो जो हैदराबाद के निजाम थे उनके द्वारा और संपूर्ण भारत में सबसे पहले और जो हेस्टिंग्स की पार्थक्य नीति थी उसका जो शिकार और हैदराबाद रियासत बनी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है ठाकुर कुशाल सिंह। दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा और 1857 की क्रांति में और जो जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी उसे परास्त किया गया था। और अंग्रेजों और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य और जो काले गोरों का युद्ध जिसे चेलावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है वो भी इसी 1857 के अंदर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1857 के विप्लव में के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है मेजर बर्टन। दोस्तों मेजर बर्टन और 1857 की क्रांति के समय और जो कोटा रियासत थी उसके पॉलिटिकल एजेंट थे। वहीं अगर दोस्तों इनकी मेजर बर्टन की बात करें तो इनकी हत्या और जो बहराम खां थे उनके द्वारा की गई थी। वहीं इनके सर को काटकर और कोटा किले के दरवाजे पर लटकाया दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपुताना में आरंभ कहां से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद छावनी जो कि वर्तमान में अजमेर जिले के अंदर स्थित है वहां से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर दोस्तों हम 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत 28 मई और 1857 को और नसीराबाद छावनी से और जो 15वीं नेटिव बंगाल बटालियन थी उनके द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से इनका संबंध था। अर्थात दोस्तों जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था 1929 में और उसको लाने में जो सर्वाधिक जो प्रयास किया गया था उस व्यक्ति का नाम हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हरबिलास शारदा। दोस्तों जो हरबिलास शारदा थे जिनका संबंध और अजमेर ज़िले से है उनके द्वारा शारदा एक्ट लाया गया था। वहीं दोस्तों इस एक्ट के अंदर जो लड़कियों की विवाह की आयु है जो गर्ल्स थी उनकी विवाह की आयु 14 वर्ष और जो बॉय थे उनकी विवाह की आयु और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री। दोस्तों 30 मार्च और 1948 को जो वृहद राजस्थान बना था उसके जो प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1956 को। दोस्तों 1956 को यानी 1 नवंबर 1956 को और जो अजमेर और जो मेरवाड़ा क्षेत्र है उसे राजस्थान में विलय कर लिया गया था। इसी के साथ राजस्थान का जो संपूर्ण एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार हमने और जो राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं हम राजस्थान जो पशुपालन संबंधित प्रश्न है उनकी ओर। दोस्तों पशुपालन का आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? अर्थात दोस्तों जो खुरपका और जो मुंहपका रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी यानी कि जो
पॉलीवेलेट अक्रिय सेल कल्चर। दोस्तों जो पॉलीवेलेट अक्रिय सेल कल्चर नाम का जो टीका है वो और इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कॉक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प सी। दोस्तों जो कॉक्सीडोसिस जो बीमारी है उसकी रोकथाम के लिए और हमें 5 ग्राम तूतियाँ लीट जो पानी होता है उसमें दोस्तों 10 लीटर पानी मिलाकर और उस पशु को हमें पिलाना चाहिए। तो इसका जो रोकथाम का ये सबसे उचित और जो इलाज है वो माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है। अर्थात दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को रेबीज होता है तो उसका जो संगरोध का जो समय है वो कितना निर्धारित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6 माह। दोस्तों किसी पर अगर रेबीज की रोकथाम के लिए जो संगरोध का जो समय होता है वो 6 माह निर्धारित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध का वर्तनांक यानी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों विकल्प सी, यानी कि जो दूध का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है दोस्तों 1.3440 से 1.3480 तक, यानी कि 1.3440 से 1.3480 तक, यानी कि जो दूध का अपवर्तनांक वो इतने के मध्य होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बताइए। दोस्तों जो मक्खन होता है उसमें जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि मक्खन के अंदर जो जल की अधिकतम मात्रा है वो 20% होनी चाहिए सामान्यतः। दोस्तों इस प्रकार हमने दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो राजस्थान जी के और पशुपालन संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मुर्गियों में फ्लाई माउथ रॉक नस्ल की कितनी उप प्रजातियाँ हैं। दोस्तों जो मुर्गियों की जो नस्लें होती है जो फ्लाई माउथ रॉक है उसकी कितनी उप प्रजातियाँ हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि उसकी 7 दोस्तों जो उप प्रजातियाँ मानी जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दाने में चौकर की उचित मात्रा कितनी है। दोस्तों जो दाने होते हैं उनके अंदर जो चौकर की उचित मात्रा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि दानों के अंदर जो चौकर की उचित मात्रा है वो 20% होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हाईलैंड स्पॉटेड नस्ल के सांड के तथा देसी नस्ल की गाय के बीच संकरण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए इंडो जर्मनी परियोजना। दोस्तों इंडो जर्मनी परियोजना द्वारा और जो हाईलैंड स्पॉटिंग नस्ल के सांड है और जो देसी नस्ल की गाय हैं उनके मध्य संकरण किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 1961 में हस्सरगट्टा वेंगलोर में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि 1972 के अंदर और हस्सरगट्टा जो वेंगलोर है उसके अंदर इंडो डेनिश परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अर्गर मिश्रण में किस प्रकार की औषधि है। दोस्तों जो अर्गर मिश्रण होता है वो किस प्रकार की औषधि है। तो इसके जो हमारे ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि जो अर्गर होता है वो दोस्तों एक एक्वोलेक्स प्रकार की औषधि मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं में निमोनिया रोग का कारण
है। अर्थात दोस्तों पशुओं के अंदर जो निमोनिया रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए बैक्टीरिया, विकल्प बी परजीवी, विकल्प सी सर्दी लगना और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों पशुओं के अंदर जो निमोनिया का प्रमुख कारण है वो परजीवी, सर्दी लगना और बैक्टीरिया तीनों को ही माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है वो है पशुओं के चयन की विधि है। अर्थात दोस्तों पशुओं के चयन करने की प्रमुख विधि मानी जाती है। इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए पारिवारिक चयन और विकल्प बी संतति के आधार पर चयन, विकल्प सी फिनोटाइपिक्स चयन और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है उपयुक्त सभी। दोस्तों पशु वो चयन करने के लिए यानी दोस्तों पशुओं के चयन के लिए जो तीनों विधियां हैं यानी पारिवारिक चयन और संतति के आधार पर चयन और फेनोटाइपिंग्स चयन, इन तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं में पीका का कारण है। अर्थात दोस्तों पीका नामक रोग है पशुओं में, वो किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए फास्फोरस की कमी के कारण। दोस्तों पशुओं के अंदर पीका जो रोग है वो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जुगाली करने वाले पशुओं के अमाशय में कितनी थैली होती है? अर्थात दोस्तों जो पशु जुगाली करते हैं उनके अमाशय में कितनी थैलियां होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी 4 थैली। दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं के अमाशय में और 4 थैलियां पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी यानी कि मथुरा के अंदर और जो पंडित दीनदयाल पशु विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर और राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित टॉप और 13 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम्स में आने की अधिक से अधिक संभावना है। दोस्तों इस चैनल पर आपको और पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमको कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।